हेलो दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम फास्ट पे स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग फिर से बात करते हैं एनसीईआरटी जीएस, जो कि पुरानी एनसीईआरटी को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और किस तरह से पुरानी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सबकी चर्चा जो है हम लोग इस वीडियो में करते हैं। और याद रखिएगा, ये सभी परीक्षाएँ, चाहे एक दिवसीय परीक्षाएँ हैं, चाहे सिविल सर्विसेज परीक्षाएँ हैं, एनसीईआरटी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यदि आप जीएस में बेहतर अंक लाना चाहते हैं, कोई भी छोटे कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से हल करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी जीएस जरूर पढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज की सेशन को। पृथ्वी का परिमंडल। परिमंडल क्या होता है, पहले ये जानना है। इसका मतलब है कि पृथ्वी महासागरों में डिवाइड है, महाद्वीपों में डिवाइड है, पर्वत श्रेणियों में डिवाइड है। तो ये सब कुछ जो है घटनाएं होती हैं, वो क्या है, परिमंडल होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ी सी बात, दो ठो शब्दावली का जो परिभाषा देख लेते हैं, फिर आगे इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर दो बातें लिखी, एक महाद्वीप, एक महासागर। इसका मतलब है कि महाद्वीप किसे कहते हैं, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी का विशाल भूखंड, उसे महाद्वीप कहते हैं। और फिर महासागर की बात करेगा तो पृथ्वी के स्थल के भागों को घेरे हुए जो विशाल जलाशय होता है, वो क्या होता है, महासागर होता है। तो महाद्वीप और महासागर हम लोगों ने देख लिया। फिर बात करते हैं कि पृथ्वी हमारा निवास स्थान है और हम अद्वितीय ग्रह हैं, क्योंकि इस पर जीवन संभव है। इसलिए संभव हो सका है क्योंकि हमारे यहाँ पर तीन जीवनदायिनी वस्तुएं हैं, भूमि, जल, वायु। ये तीनों पाई जाती है। जहाँ पर ये तीनों है, वहाँ पर ही जीवन संभव है। इसका मतलब है कि कई बार देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन दे दिया है कि मुख्यतः जीवन या किसी भी ग्रह पर जीवन के संभव होने के लिए या जीवन की संभावनाओं करने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए, ये तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक भूमि है, एक जल है और एक वायु पाई जाती है। ठीक है, भूमि, जल, वायु, ये तीन पाई जाती हैं, जिसको हम लोग जीवनदायिनी कहते हैं। मतलब यही आपके, जैसे वहाँ पे वनस्पतियाँ भी दे देगा, जिससे आप एकदम कन्फ्यूजन में हो जाओगे। जैसे वहाँ पे कहेगा कि किसी भी ग्रह पर जीवन संभव होने के लिए, भाई वायु है तो वनस्पतियाँ होंगी, तभी ना वायु शब्द दे रहा है। अब देखिए, अब आते हैं पृथ्वी के भूमि भाग को स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल जो है ये क्या करता है, तो स्थल मंडल जो है ये शैलों से बना है, मतलब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से बना है। ये शैल जो है पत्थर और मिट्टी में शामिल होते हैं। धरातल के जल वाले भाग को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी वह सीमित क्षेत्र जहाँ पर तीनों परिमंडल का एक संपर्क में आते हैं, जैवमंडल कहलाते हैं। मतलब कि आप देखेंगे कि जैवमंडल में क्या है, जैवमंडल शब्द का जब प्रयोग करेगा तो वहाँ पर आपका जैवमंडल में स्थल भी आएगा, स्थल, वायु और जल। स्थल, वायु, जल, इसका मतलब वायुमंडल भी आ जाएगा। ठीक है, और मिट्टी बनाकर जलमंडल भी आ जाएगा और स्थल मंडल भी आ जाएगा। ये तीनों यदि एक दूसरे को मिल गए तो इसको क्या बोलते हैं, जैवमंडल। परिमंडल में सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो ऊपर वाला भाग है पृथ्वी का। तो स्थल मंडल किसे कहते हैं, मतलब स्थल मंडल क्या होता है, स्थल मंडल पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी या जो ऊपरी परत होती है पृथ्वी का। जैसे हम लोगों ने क्या किया कि ये हमारी पृथ्वी है, इस पर पेड़ पौधे हैं, मकान, घर हैं। ठीक है, ये सब जो कुछ है ये क्या है, स्थल मंडल है। ये क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। ठीक है, ये जो सब कुछ है इसमें, तो ये क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाएगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये देखिए, स्थल मंडल सतह भी कहते हैं, मतलब ये छोटे बड़े भूखंड शामिल है इसमें। धरातल पर 1/3 भाग में भूमि है। इसका मतलब विशाल भूखंड को महाद्वीप कहते हैं। तो 1/3 भाग जो भूमि का है, जिसे विशाल भूखंड को महाद्वीप कहते हैं, इसी विशाल जलाशय को महासागर कहते हैं। संसार के सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए समुद्र का जल का स्तर सभी जगह एक ही रहता है। समुद्र के जल के स्तर को समुद्र तल कहते हैं। हम स्थल वाले भागों के ऊंचाई वाले भाग को ऊंचाई या महासागर की सतह की गहराई समुद्र तल से मापते हैं। और पृथ्वी के सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट है और पृथ्वी का सबसे
जिसका 8,848 है, वही महासागरों का सबसे गहरा जो है, देखिए यहाँ पर गहरा भी आपको याद रखना है, ऊंचा भी याद रखना है। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा क्या है, एवरेस्ट है, जिसका 8,848 या 50 भी हो जाएगा। और वहीं मेरियाना गर्त या मेरियाना खाई जो है ये 1122 मीटर गहरा है। ये जो आपका प्रशांत महासागर का भाग है, ठीक है। देखिए महाद्वीपों की औसत समुद्र ऊंचाई 100 मीटर है औसत यदि देखा जाए, जबकि महासागरों की औसत गहराई तल क्या है 4000 मीटर है। इतना याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है ना, मतलब कि महाद्वीप बहुत ऊंचा नहीं है लेकिन महासागर बहुत गहरा है। तो महासागरों का औसत गहराई यदि देखा जाए, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर दिया है कि औसत ऊंचाई यदि देखा जाए महाद्वीपों का तो 100 मीटर है, मतलब पृथ्वी का बहुत सारा भाग बर्फ के गलने से क्या होगा, समाप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पर औसत गहराई देखिए 4000 मीटर है पृथ्वी का। अब देखिए, अब यहाँ पर महाद्वीप मुख्यतः 7 विशाल भूखंडों में जो है भूखंड या महाद्वीप हैं। ये हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये सब क्या है, ये महाद्वीप हैं। आप देख सकते हैं इन चित्रों में, यहाँ पर हम लोग देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ठीक है। इधर देखिए दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, ये और एक नीचे जो है अंटार्कटिका है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, महाद्वीप देखें। अंटार्कटिका पृथ्वी के अधिकांशतः स्थल का भाग जो है, स्थल का भाग उत्तरी गोलार्धों में है। इसका मतलब अंटार्कटिका पृथ्वी के अधिकांश, अंटार्कटिका तो दक्षिण में है लेकिन जो पृथ्वी का सबसे ज़्यादा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कभी कभी यूरोप और एशिया को दो अलग महाद्वीप नहीं माना जाता है और दोनों को एक ही महाद्वीप यूरेशिया का नाम भी से जाना जाता है। मानचित्र में आप देख सकते हैं, मतलब जैसे यूरोप वाले मानचित्र में एशिया ही का ही एक भूभाग के रूप में दिखाई पड़ने लगता है, जो कि सिर्फ यूराल और यूराल नदी एक दूसरे से अलग करती है। व्यवहारिक रूप से यूरोप एशिया को दो अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। और ये देखिए, एशिया के बाद अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है। विषुवत वृत्त के बीच से गुजरता है, इसलिए अफ्रीका का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में और आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। तो कई बार अफ्रीका महाद्वीप की विशेषता बतला देता है कि यह कौन सा महाद्वीप है जिसका जो बीचों बीच वहाँ से निकलती है कौन सी रेखा, विषुवत रेखा, जिसके आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में प्रदर्शित करती है। तो ऐसे में यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है, मकर रेखा, कर्क रेखा और जो है विषुवत रेखा। और यहाँ पर देखिए अफ्रीका महाद्वीप को सीमा को ध्यान में देखते हुए यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है अफ्रीका एशिया से अलग करने वाली नहर का नाम बता सकते हैं। तो नहर का नाम कौन सा है, सुएज नहर। सुएज नहर जो है एक बनाया गया जो कि अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पनामा देश को पूर्वी सीमा से मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और इस तरह से हम लोग देखें तो इसे महाद्वीपीय महाद्वीप भी कह सकते हैं, मतलब कि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है, तो पूरा का पूरा कौन सा महाद्वीप जो पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में है, तो केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं है, अंटार्कटिका भी है। और इसे ये द्वीप की समय है, इसका मतलब है अंटार्कटिका भी है और रहने के लिए तो है नहीं, यहाँ पर आदमी नहीं रहता है। कोई रहने वाला महाद्वीप हो जो दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से हो तो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। यही सबसे छोटा और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका एक बड़ा महाद्वीप है, इसका क्षेत्रफल यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के सम्मिलित क्षेत्रफल से भी अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध में इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप हिम की मोटी परतों से ढका है। महाद्वीपों में यह एक ऐसा महाद्वीप है जहां मनुष्य अस्थायी रूप से नहीं बसा है। इसका मतलब है कि अंटार्कटिका किस लिए है, वहाँ पे अनुसंधान है, इसका मतलब है अनुसंधान रिसर्च सेंटर है। तो अब देखिए जैसे हमारे यहाँ जो बना है, जैसे भारत के अनुसंधान कहाँ, वहाँ पे जो इस महाद्वीप पे अंटार्कटिका पे हैं तो कौन कौन से हैं, दक्षिण गंगोत्री है, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री है, मैत्री
देखिए, एक दक्षिण गंगोत्री, एक मैत्री है और तीसरा जो है भारती है। इसका मतलब है कि इस तरह से जो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो तीनों अनुसंधान हैं वो किस तरह से काम करते हैं। इसका मतलब है कि जो तीनों अनुसंधान हैं, जो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये सभी जो है यहाँ पे अनुसंधान संस्थान है। इसका मतलब है अंटार्कटिका पर। ये मानव के लिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मानव नहीं रहता है, लेकिन अनुसंधान संस्थान यहाँ पर क्या है, डेवलप है। ठीक है, अब आते हैं स्थलाकृतियाँ। धरातल प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं है, इसके कुछ भाग बहुत उबड़ खाबड़ हैं और समुद्र तल से कई हजार मीटर ऊंचे हैं। धरातल के कुछ भाग समतल और समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, जो स्थलाकृतियाँ हैं। स्थल की इन आकृतियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मुख्य रूप से इन्हें पर्वत, पठार, मैदान या तीनों वर्गों में बांटा जा सकता है। ये धरातल की मुख्य स्थलाकृतियाँ हैं। पर्वत उस भूखंड को कहते हैं जो आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है और बहुत ऊंचाई वाले समूह को लंबी श्रृंखलाओं के रूप में फैला होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो लंबी श्रृंखलाओं में कौन कौन सी हैं, जैसे एंडीज पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, यूराल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, एटलस पर्वत श्रृंखला है। अलग अलग महाद्वीपों में ये काफ़ी लंबे वाले जो क्षेत्र है, इसी जो हम लोग क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। जैसे हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए महाद्वीपों के भाग को, जैसे यहाँ पर एटलस पर्वत, ये देखिए जो दक्षिणी अमेरिका में है, तो ये कौन सा है ये एंडीज पर्वत है। ये देखिए उत्तरी अमेरिका में है, रॉकीज पर्वत है। वहीं आप यहाँ पर देख रहे हैं हिमालय पर्वत है, देखिए पूरा भाग हिमालय पर्वत का है इस तरह से भारत के ऊपर। तो ऐसे पर्वत श्रृंखला, हिंदुकुश है, इधर जो है कई ऐसे पर्वत हैं जहाँ पे ये पूरा चीन से लेकर के ये वाला जो भाग है पूरा पर्वत का हिस्सा है। तो ये हमारा जो है पर्वत है। अब बात करते हैं पर्वत के साथ साथ यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पर्वत भिन्न भिन्न ऊंचाइयों और आकृतियों वाले होते हैं। इसका मतलब है आकृतियों के होते हैं। पर्वतों में यह अंतर मुख्यतः इनकी आयु से भिन्नता के कारण होता है। हिमालय जैसे पर्वत बहुत ऊंचे और इसके शिखर नुकीले होते हैं क्योंकि इनकी आयु बहुत कम है। इसका मतलब है बहुत कम है। और दूसरी तरफ अरावली दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है। इसका मतलब है कि दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। और ये मेसोजोइक युग का है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी तब इस पर्वत बना हुआ था और इसकी आयु बहुत अधिक है। और संसार में मुख्य श्रृंखलाओं में ध्यान में देखें तो मध्य एशिया में पामीर का पठार विश्व का छत कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। आज हम लोग पठार की बात करें, आसपास के नीचे भूमि में एकदम दबा, सीधा, विस्तृत और लगभग समतल भूभाग क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखें, पठार कहलाता है। और पठार 1000 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैले होते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार, या इसका एक अच्छा उदाहरण है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और उत्तरी अमेरिका और बहुत बड़े भाग पठार। तिब्बत का पठार संसार का ऊंचा भाग होता है, जिसे संसार का छत भी कहा जाता है, विश्व का छत कहा जाता है। अब बात करते हैं मैदान। अपेक्षाकृत समतल और लक्षण विहीन नीचे भूभाग को मैदान कहते हैं, जो समतल होते हैं। मैदान अधिकांशतः नदियों के किनारे या आसपास के क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है। अब देखिए, पर्वतों पर नहीं पाए जाते हैं। अधिकतर मैदान नदियों और उसकी सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतीय ढालों के नीचे बहती हैं, इस पर अपर्दन करती हैं। अपर्दित भाग कंकड़, पत्थर, बालू, कांप, चिकनी मिट्टी आदि नदियां एक साथ बहा करके मैदानों का निर्माण करती हैं। इस तरह से उनका जमाव क्या होता है, मैदान बनता है, उसी का जमाव मैदान होता है। नदियां द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे बड़े मैदान एशिया, उत्तरी अमेरिका और भारत के उत्तरी विशाल मैदान इसका एक अच्छा उदाहरण है। नदियों द्वारा बनाए गए संसार के कुछ अन्य बड़े जो है मैदान, जो हम लोग मानचित्र में भी देखेंगे। और यहाँ पर देखिए, जलमंडल लगभग पृथ्वी का 2/3 भाग, मतलब बहुत बड़ा 71% भाग पृथ्वी का जल से, विशाल जल से है, जिसे हम लोग महासागर कहते हैं। ये जलाशय जैसे झील, नदियाँ और जलमंडल का ही एक अंग है। महासागर विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा दूसरे से अलग हैं, उसे महासागर कहते हैं। इसका मतलब है कि ये सभी जो है महाद्वीपों से एक दूसरे से क्या है, अलग हैं। ये देखिए, फिर इसके बाद जैसे हम लोग महासागर को देखें तो 4 प्रमुख महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर
और आर्कटिक सागर। पूरे पृथ्वी पर 4 प्रमुख महासागर हैं, जिनका क्रम देखिए क्या है। जैसे सबसे बड़ा यदि महासागर पूछेगा तो प्रशांत है पहले नंबर पे, ये सबसे बड़ा महासागर है। दूसरे पर अंटार्कटिका है, अटलांटिका सागर है। तीसरे पर हिंद महासागर है। चौथे पर आर्कटिका सागर है, जो कि नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव है। अंटार्कटिका के चारों ओर प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों का विस्तार है, तो यहाँ पे दक्षिणी महासागर कहा जाता है। यदि हम लोग आर्कटिका बोलेंगे तो उत्तरी तरफ और वो दक्षिणी। अब देखिएगा दक्षिणी महासागर है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा महासागर का क्षेत्र माना जाता है, जो कुछ क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा भी है, क्योंकि मेरियाना जो गर्त है, जो दुनिया का सबसे गहरा स्थान 11,022 मीटर जो गहरा है, वो इसी महासागर का हिस्सा है। इसका मतलब है कि मेरियाना खाई जो 11,022 मीटर है, जो प्रशांत महासागर का है, जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया इसके अलावा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श कर रहा है। अटलांटिक महासागर एक और उत्तरी और दूसरी ओर दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा दूसरी ओर यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है। महासागर का तटरेखा बहुत कटी फटी है, इसलिए इसी कारण इसकी लंबाई प्रशांत हिंद महासागर के तटरेखाओं की कुल लंबाई से अधिक है। कटी फटी तटरेखा में बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं और व्यापार की दृष्टि से संसार का सबसे अधिकतम व्यस्त जो है स्थान माना जाता है। और दूसरी बात करेंगे कि महासागर एक ऐसा महासागर जिनका नाम देश अर्थात भारत के नाम पे रखा है, जैसे हम लोग हिंद महासागर कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका को स्पर्श करता है, जो हमारा हिंद महासागर है। अब बात करें कि अटलांटिक महासागर के उत्तरी विस्तार ही है, और यहाँ पर बेरिंग एक जल संधि है जो अटलांटिक महासागर को क्या करती है, अलग करती है। आर्कटिक महासागर को उससे प्रशांत से अलग करती है, और यहीं यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। इस अधिकांश वर्ष में हिम की मोटी परतें से ढका रहता है। अब बात करते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर घेरे वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। इसका मतलब है कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर अलग अलग वायुमंडल के परत हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए जैसे हमारी ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर वायुमंडल का एक परत है जिसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल। और एक परत जो है समताप मंडल है, समताप मंडल। उसी में जो है आपका ओजोन परत है, ओजोन परत। समताप मंडल में ही ओजोन परत है। और फिर इसके बाद मध्यमंडल है, मध्यमंडल। मध्यमंडल के बाद आयन मंडल है, आयन मंडल। फिर इसके बाद एक्सोस्फीयर है, जिसको हम लोग जो है बहिर्मंडल बोलते हैं, बहिर्मंडल। ये देखिए क्षोभ मंडल मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं पृथ्वी पर, ये कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में। जैसे ओला, पाला, वर्षा, ये जो भी वर्षा जो होती है, तूफान आते हैं, आंधी आते हैं, ये सब कुछ मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। इसी में वायुमंडल भी है। क्षोभ मंडल का ही एक भाग क्या है, वायुमंडल है, जिसमें भारी गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब कुछ वायुमंडल में। फिर उससे ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल है। हवाई जहाज जो चलती है या उड़ाई जाती है, वो किस मंडल में उड़ाई जाती है, समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी या किस तरह का बादल की कोई घटनाएं नहीं होती है। उसी का एक भाग ओजोन परत है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने से क्या करता है, वापस कर देता है। 99% वापस कर देता है, 1% ही पृथ्वी पर आता है। इसका मतलब है कि ये हमें पृथ्वी का एक रक्षा कवच के रूप में काम करता है, ओजोन परत। मध्यमंडल पूरे पृथ्वी का कौन सा मंडल है जहाँ पे सबसे न्यूनतम तापमान होते हैं, तो ये मध्यमंडल में न्यूनतम तापमान होते हैं। जो उल्का पिंड की घटनाएं होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, मध्यमंडल में। जैसे हम लोग चमकता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा जो देखते हैं ना, वो चमकता इसी मध्यमंडल में। आयन मंडल में ये बिना तार का तार है। इसका मतलब है कि जो हम लोग पृथ्वी से जो नेटवर्क छोड़ते हैं, मतलब संचार छोड़ते हैं, वो किस मंडल से टकरा कर वापस आता है, तो ये आयनोस्फीयर मतलब आयन मंडल से टकरा कर वापस आता है। इसका मतलब बिना तार का तार मंडल है। इसी वजह से बिना कनेक्शन के हर चीज़ चल रहा है। यदि ये मंडल नहीं होता तो तरंगे क्या होती, बाहर चली जाती। बहिर्मंडल ये आपका पृथ्वी के बाहरी कक्षा में जो हम लोग सैटेलाइट लगाते नहीं है,
सैटेलाइट सिस्टम जो बनाया जाता है पृथ्वी की बाहरी कक्षा में, ये बहिर्मंडल है। तो इस तरह से हमारा क्या है, वायुमंडल पूरे पृथ्वी के अलग अलग भागों को जो काट रहा है उसी की बात करें। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है, वायुमंडल कहते हैं। यह धरातल से कम 1600 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वास्तव में वायुमंडल का लगभग 97% वायु धरातल के निकट ही है। वायुमंडल में ऊंचाई पर यह विरल होती जाती है और बहुत अधिक ऊंचाई पर यह विरल हो जाती है। वायुमंडल वायु विहीन वाह्य अंतरिक्ष के बीच भी स्पष्ट सीमा नहीं रह जाती। इसका मतलब है कि यदि हम लोग देखें तो ज़्यादा ऊपर जाएंगे ना, तो बहिर्मंडल से भी ऊपर जाएंगे तो जानते हैं क्या होगा, पूरा का पूरा निर्वात हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो निर्वात की जो घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, अंतरिक्ष में होती हैं। अंतरिक्ष में निर्वात की घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। वायु कई गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। धरातल के निकट वायु में इन गैसों का मिश्रण आयतन के अनुसार लगभग एक समान अनुपात में रहता है। यह अनुपात इस प्रकार है, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसें 1%। और ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। नाइट्रोजन सभी प्रकार के जीवनधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। वायुमंडल में निचले भागों में जल वाष्प होती है, इससे पृथ्वी पर वर्षा और हिमपात होता है। तो ये सब कुछ इसी वजह से होता है, जो सबसे निचला वाला भाग है, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद हिमपात वगैरह होता है। वायु के घनत्व की ऊंचाई के अनुसार अंतर आता है। यह समुद्र तल में सबसे अधिक होता है, लेकिन ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तेजी से घटता जाता है। जैसे हम धरातल के ऊपर बढ़ते जाते हैं, वायुमंडल का तापमान भी कम होता जाता है। वायु में भार होता है, इसलिए यह धरातल पर दबाव डालती है और ये धरातल पर ही बनी होती है। जैसे वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं ना, वो बहुत भारी होती हैं, जो कि लगातार धरातल पर बनी रहती हैं। वायुमंडल दबाव की मात्रा स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। वायुदाब के इस कारण वायु में गति उत्पन्न होती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल की पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करता है और जिसके कारण दिन रात के तापमानों में अधिक अंतर नहीं होने पाता। पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो यहाँ चंद्रमा की भांति दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंड होती। जैवमंडल धरातल पर एक सीमित क्षेत्र ऐसा जहाँ भूमि जलवायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और सीमित क्षेत्र में जीवन के अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, जैवमंडल कहा जाता है। इसका मतलब है सूक्ष्म जीव, जीवाणु से लेकर बड़े वृक्ष, विशाल व्हेल, मछली, ये सब कुछ जैवमंडल के क्या है, हिस्सा है। ये सब कुछ जैवमंडल के हिस्सा है। तो ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा जैवमंडल पूरा फैला हुआ है। चाहे वो धरती पर जो भी है, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, ये सब क्या है, मछली, व्हेल, सब कुछ जैवमंडल का हिस्सा है। अब देखिएगा अब हम लोग बात करें कि जैवमंडल का हिस्सा है और यहाँ पर ये देखिए, इन सभी जीवों को मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक वनस्पति जगत, दूसरा प्राणी जगत। जैवमंडल मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण हैं। जैसे पृथ्वी के सभी परिमंडल में न किसी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे काटने से मिट्टी का परत कटकर बह जाती है और नदियों की तलहटी में मिट्टी का जमाव बढ़ जाता है, नदी में बाढ़ आते हैं। वहीं प्राकृतिक परिस्थितियां हमें जो है प्रकृति में एक संतुलन देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए कटे हुए पेड़ों के स्थान पर नए उग सकते हैं। इसी तरह से धरातल पर कोई न कोई भाग कहीं न कहीं जल में डूब गया है और हो सकता है, और भाग में जल से बाहर भी हो सकता है। लेकिन प्रकृति का नया पैदा करने तथा अपने आप में एक स्वच्छ रखने को भी एक सीमा है। पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी पर जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है, यह जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक वस्तुओं, फसलों, लकड़ी, कोयला आदि आवश्यकताएं उस पर पड़ती हैं और पृथ्वी के अमूल्य पदार्थ जंगल, कोयला को कम होते जा रहे हैं, इतनी जल्दी से फिर से पैदा नहीं हो सकते। इसके अलावा एक समस्या और है कि हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, हम लोग पूरा करने के लिए अधिक कारखाने, ताप बिजली घर, रेल मार्ग, मोटर, कारें आदि चाहिए। कारखाने, ताप बिजली घरों को, चिमनियों और मोटर को अधिकांश धुआं आदि हानिकारक गैसें, अन्य कण हमारे वायुमंडल को भी क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। इसके अलावा कूड़ा कचरा ये सब जमा कर दिए जा रहे हैं, नदियों, झीलों में, समुद्र में बहकर जा रहा है, जिससे वहाँ पे प्राकृतिक समस्याएं आ रही हैं। देखिए, ऊर्जा के लिए भी वैकल्पिक हम लोग सौर ऊर्जा कर लिए। इसके अलावा हमें नदियों को भी बचाना है, सागरों को बचाना है। तो इस तरह से
प्राकृतिक आपको चाहे वह स्थल मंडल का हो या जल मंडल का या वायुमंडल का, ये सीमा तक ही क्या करती है आपको सुरक्षित रखती है। अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि स्वच्छ कर सकती है, परंतु यदि हम दूषित करने वाले पदार्थों को जैसे धूलकण, धुआं, अन्य कूड़ा कचरा बहुत अधिक मात्रा में इस जलवायु या भूमि दूषित होने लगे तो परिणाम स्वरूप पूरा जलमंडल प्रभावित होता है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम पृथ्वी पर दुरुपयोग को रोकें और प्रयत्न करें, साथ ही वायु, स्थल, भूमि को प्रदूषण को नियंत्रित करें, इसमें प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में सहायता करें। ठीक है, तो ये आपका जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें आप लोग थोड़ा सा इसमें परिभाषा को समझ लेना है। जैसे मेंस राइटिंग आप लिखते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेंस राइटिंग में इन सब की परिभाषा बार बार दे देता है। तो ये देखिए, स्थल मंडल पृथ्वी का वह परिमंडल जो ठोस पदार्थों जैसे सेल से बना है, इसे क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। जिनको मेंस लिखना है वो ऐसे शब्दों की परिभाषा जरूर समझिएगा, वो भी एनसीईआरटी से। जल मंडल पृथ्वी का वह परिमंडल जहाँ पृथ्वी का समस्त जल एकत्र है, वो जल मंडल है, जैसे महासागर, नदियाँ हो, जो भी। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु का परिमंडल जो विभिन्न गैसों के मिश्रण से बना है, वायुमंडल हो गया। जयमंडल वह सीमित क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और सभी प्रकार के जो है जीव हो जाते हैं, तो सभी प्रकार के जीव रहते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, जैव। जैवमंडल में तीनों एक साथ हो गया, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। अब बाकी वायुमंडल अलग है, स्थल मंडल अलग है, जल मंडल अलग है। ठीक है, तो आज का ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं क्लास 6 को ही लेकर के। अब बहुत कम चैप्टर बचा है क्लास 6 में, तो जितने भी चैप्टर हैं उसे आप लोग रिवीजन करिए। लगातार आप लोगों की वीडियो मिलेंगी, आप चाहे सिविल सर्विस की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप वनडे की एग्ज़ाम दे रहे हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।